हेलो एवरीवन। हम लोग आज आयोनाइजेशन एनर्जी स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। ये आयोनाइजेशन एनर्जी की पहली लेक्चर है। चलिए शुरू करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, हर टॉपिक में हम लोग पहले लिखते हैं कि ये टॉपिक आखिर रिलेटेड किस चीज से है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से और रिमूवल करके इलेक्ट्रॉन का एटम से एटम को आयोनाइज करना। आप एटम को दो तरीके से आयोनाइज कर सकते हैं, एटम या मॉलिक्यूल को, एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एक गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। बट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो रिलेटेड है किससे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आइए रिलेटेड विथ, अच्छे से देखोगे, आयोनाइजेशन ऑफ। हालांकि देखो स्टैंडर्ड डेफिनेशन में एटम लिखा जाता है, बट आप मॉलिक्यूल को भी आयोनाइज कर सकते हो, वहां भी डिफाइन हो सकता है। आयोनाइजेशन दो तरीके से हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। बट ये जो है बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करके। आयोनाइजेशन एनर्जी में आप यहां एस की जगह जेड भी लिख सकते हैं। देखो, तो रिलेटेड विथ आयोनाइजेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो अगर आपका ऑक्सीजन एटम है, गैसियस एटम लेना है क्योंकि इज फुल रिमूवल, आगे डिस्कस करेंगे। तो ऑक्सीजन एटम, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो जाहिर सी बात है ओ पर प्लस होगा। तो पहला पॉइंट यहां से डिस्कस करोगे कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहां से, वो ऑर्बिटल आपको डिस्कस करना है। इलेक्ट्रॉन रिमूवल फ्रॉम कहां से? तो 2p, ये क्या है कॉन्फ़िगरेशन? 2s2 2p4। आप बाहर वाले ऑर्बिट और सब ऑर्बिट या ऑर्बिटल से निकालते हो, और ऑर्बिटल में जो लास्ट कपलिंग है वहां से खाली करते हो। तो ये वाली फ्रॉम 2p ब्रैकेट में पेयर्ड ऑर्बिटल, आप समझ रहे होंगे। तो अब आपका होगा ये 2s2 2p3। यहां वाला नहीं निकालोगे, समझ पा रहे हो अच्छे से? ये वाला निकालोगे जो पेयर किया हुआ है 2p3। अब आपका ये हो जाएगा। तो यहीं पर इलेक्ट्रॉन तो बेटा खुद ब खुद निकलेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होगा, जो इलेक्ट्रॉन मान लो आप ये निकालना चाह रहे हो, तो ये न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट से बंधा होगा। जो इस पर फोर्स काम कर रहा है वो जेड इफेक्टिव फोर्स काम कर रहा है, आपको हमने पढ़ाया है। इसीलिए आपको इस प्रोसेस में एनर्जी देनी होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है न्यूक्लियर चार्ज से। तो इसको फ्री करवाने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट इज वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, यहां कार्य करना पड़ेगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। जो एनर्जी डेल्टा एच पॉजिटिव बोली जाएगी, क्योंकि इंडोथर्मिक बोलते हैं इसको, क्योंकि एनर्जी आपने दी है, इंडोथर्मिक बोलते हो इसको। यदि आप एनर्जी देते हो, जिस प्रोसेस में एनर्जी पुट करते हो, उस प्रोसेस का आप डेल्टा एच पॉजिटिव लिखते हो, ठीक है। और वो इंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। तो ये इंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें एनर्जी देनी होगी तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, आप इसी को आयोनाइजेशन एनर्जी बोलोगे। यही आपका आयोनाइजेशन एनर्जी हुआ। सिमिलरली इसी तरीके से आप O2 मॉलिक्यूल भी लेकर के देख सकते हो बेटा। चलो ये हमने मॉलिक्यूल लिया, ठीक है। मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होते हैं, ना कि एटॉमिक में। ये हमने कई बार आपको पढ़ाया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को याद करो। तो O2 का जो इलेक्ट्रॉन होगा, याद करो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन KKLL सिग्मा 2pz2 हमने पढ़ाया हुआ है। पाई 2px, हंड्स रूल फॉलो करते थे डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में। और लास्ट में आपका आता था पाई स्टार, हमने बताया था यहीं से कि ये पैरामैग्नेटिक है। पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py 1 1 1 1, ये ठीक है। तो इसी में से एक निकलेगा, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, O2 प्लस होगा। अच्छे से देखोगे, O2 प्लस होगा। तो यहां जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी डेल्टा एच पॉजिटिव, क्योंकि न्यूट्रल एटम है, इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन सारे न्यूक्लियस के कैप्चर। तो आप अगर आजाद करवाओगे, उसको फ्री करवाओगे, तो बेटा आपको एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना। तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, यहां जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी
वो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी सिंपल है। फर्स्ट पेज में हमने अभी डेफिनेशन भी नहीं दिया है, अभी सिंपली हमने बोला दिस इज रिलेटेड विथ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज रिलेटेड विथ आयोनाइजेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन निकाल के भी एटम या मॉलिक्यूल को आयोनाइज कर सकते हो और इलेक्ट्रॉन गेन करके भी। तो ये जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रॉन रिमूवल से रिलेटेड है। तो फर्स्ट पेज इंट्रोडक्शन का जस्ट पेज है, सेकंड पेज में डेफिनेशन वगैरह चीजें करते हैं और फिर थर्ड पेज से हम लोग उसका एप्लीकेशन करते हैं। तो आप फर्स्ट पेज को कैप्चर करें जल्दी से। तो आइए अब सेकंड पेज में हम लोग डेफिनेशन को प्रोसीड करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी के डेफिनेशन को सेकंड पेज में हम लोग प्रोसीड करते हैं। कोई एटम एलिमेंट एक्स है अगर, ठीक है, ये बेटा क्या है आपका आइसोलेटेड गैसियस एटम। ध्यान से देखोगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको और आसानी से निकाल लिए, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल से तो नहीं निकलेगा। जब भी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एटम से निकालना होगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, तो वो एक से ज्यादा न्यूक्लियस के कैप्चर में होता है इलेक्ट्रॉन। तो आप आसानी से, आयोनाइजेशन एनर्जी सिंपली है कि कितनी आसानी से आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इसीलिए आपका एटम मॉलिक्यूल में नहीं होना चाहिए, वो अकेला होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। और ना ही लिक्विड फेज होना चाहिए, ना ही सॉलिड फेज होना चाहिए, गैस फेज होना चाहिए। क्योंकि गैस फेज में इंटर एटॉमिक फोर्सेस मिनिमम होते हैं, आपको पता होगा। इसीलिए हमने तीन चीजें लिखी है, एक आइसोलेटेड, दूसरा आपको आसानी से करना बस उसी के लिए। तो पहला आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब मॉलिक्यूल नहीं एटम, एटम क्योंकि मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा न्यूक्लियस के कैप्चर में होते हैं। और आइसोलेटेड मतलब अकेला हो गया। और गैसियस क्यों? क्योंकि सॉलिड या लिक्विड फेज में इंटर एटॉमिक फोर्सेस ज्यादा होते हैं और गैस में ये फोर्स मिनिमम होता है। अब आप इससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आसानी से निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे बेटा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। इलेक्ट्रॉन रिमूवल फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ब्रैकेट में आप सब ऑर्बिट भी लिख सकते हो, ऑर्बिट में भी बाहर वाले सब ऑर्बिट से। तो इस प्रोसेस में जो आपका डेल्टा एच पॉजिटिव है यही क्या कहलाएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये क्या बन गया? एक्स प्लस गैस। तो सो इट इज द, देखते जाओगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। कहां से? फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। देख कितना सिंपल डेफिनेशन हो गया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड, अकेला गैसियस एटम। ऐसा मैंने नहीं बोला कि आप मॉलिक्यूल से नहीं निकाल सकते हो, बट आयोनाइजेशन एनर्जी इज फुल रिमूवल है, मोस्ट इज फुल रिमूवल। सबसे आसानी से कब निकलेगा उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग लगने वाले एनर्जी को बोलते हैं। तो उसके लिए ये सब शर्तें लगानी जरूरी है, क्योंकि मॉलिक्यूल से निकालोगे तो यूजुअली एनर्जी ज्यादा लगेगी, करके भी हम दिखाएंगे आपको। तो ये हमने इसको ये डिफाइन किया कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हुआ, ठीक है। अब डेफिनेशन तो चीजें सिंपल है। अब इसके बाद पहले हम लोग करते हैं लगातार इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश, ठीक है। आ जाओ, आयोनाइजेशन एनर्जी में फैक्ट्स एंड एप्लीकेशंस। आयोनाइजेशन एनर्जी में फैक्ट्स एंड एप्लीकेशंस। पहला, सक्सेसिव रिमूवल, सक्सेसिव रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लगातार इलेक्ट्रॉन को क्रमशः निकालते चले जाना है। मतलब आपका एक्स गैस था, आपने बेटा पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो आपका एक्स प्लस गैस हो गया, ठीक से देखो। फिर आप निकाल लो, एक और निकालो तो आपका एक्स पर 2 प्लस गैस हो गया। फिर आप एक निकालो, लगातार निकालने का काम। सर कितना निकाल सकते हैं? बेटा प्रैक्टिकली तो आप सारे इलेक्ट्रॉन्स निकालते चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हां,
अब किसी एटम के पास अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम ये सबसे सारे के सारे निकाल लोगे, सल्फर क्लोरीन 17 18 20 इलेक्ट्रॉन सब निकाल। बट अगर किसी के पास बहुत इलेक्ट्रॉन्स है, टंगस्टन 74 इलेक्ट्रॉन्स है, उतने इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद क्या होगा जरा धीरे धीरे समझिए आप चीजों को। तो x पर 4+, ये ऐसे प्रोसेस जाएगा। प्रैक्टिकली सोचो, x का जो साइज रहा होगा, x प्लस का साइज उससे छोटा हुआ होगा, x डबल प्लस का साइज और छोटा हुआ होगा, x ट्रिपल प्लस का साइज और छोटा हुआ होगा। ध्यान से, तो x पर जितना न्यूक्लियर चार्ज का प्रभाव होगा इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर, x प्लस में z इफेक्टिव बोलते हैं आप, ये इफेक्ट बढ़ गया होगा। साइज छोटा होने से, इलेक्ट्रॉन के कम होने से, प्रोटॉन उतना ही है और इलेक्ट्रॉन अगर कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियर चार्ज का प्रभाव बेटा बढ़ते चले जाएगा। मतलब आपका साइज भी घट रहा है और इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज ये इंक्रीज कर रहा है, या इसको बेटा ऐसे बोल लो Z इफेक्टिव इंक्रीजेज। नहीं, तो आपका इससे लगने वाली एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो आप बोलेंगे सो सक्सेसिव IE's वैल्यूज आर ऑलवेज हायर। धीरे धीरे जो आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी वो हमेशा क्या होगी, हायर। मतलब पहले से अगले वाले में ज्यादा एनर्जी लगेगी। चलो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और थोड़ा सा इसको इलैबोरेट कर रहा हूं, बने रहे अच्छे से। आप देखें, आपने न्यूट्रल एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसका जो डेल्टा H होगा वो प्लस IE1 कहलाया, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि आपने जो न्यूट्रल एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहां जो लगने वाली एनर्जी है आपने इसको बोला फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। न्यूट्रल एटम से काउंट होता है सारा। क्या बोलोगे इसको बेटा? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ X। X नहीं भी बोलोगे तो समझा जाएगा X का ही फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, न्यूट्रल एटम का ही। फिर आपने एक निकाला तो यह सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा। सवाल है सेकंड किसका कहलाएगा? सेकंड X का कहलाएगा या सेकंड X प्लस का? तो भाई साहब ये X का सेकंड होगा, X प्लस का तो पहला निकाल रहे हो। तो आप इस स्टेप का जो डेल्टा H है उसको या तो आप X का सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलोगे क्योंकि X का दूसरा निकल रहा है, या नहीं तो X प्लस का पहला बोलोगे। देखो चीजों को मैं क्या लिख रहा हूं, IE2 दैट इज, ध्यान से, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ X, या बेटा क्या बोलोगे, IE1 ऑफ X प्लस। आप समझ गए होंगे। तो उसी तरह यह हुआ आपका थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, बट थर्ड किसका रे, X का या X2 प्लस का? तो सर X का। इसको बोलोगे बेटा फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी, बट फोर्थ किसका रे, X का या X3 प्लस का? तो X का फोर्थ। अगर मैं बोलूं कि ये X3 प्लस का कौन, तो सर फर्स्ट। ध्यान से, अगर मैं बोलूं ये सेकंड किसका, तो बोलोगे X2 प्लस का। ध्यान से, X2 प्लस का सेकंड। थर्ड किसका, X प्लस का थर्ड। देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको वीडियो को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर इस स्टेप के डेल्टा H को मैं बोलूं तो बेटा इस स्टेप का डेल्टा H सबसे पहले तो फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी, बट फोर्थ चौथा निकल रहा है किसका, X का। तीसरा किसका, X प्लस का। दूसरा किसका, X2 प्लस का। पहला किसका, X3 प्लस का। आपको समझ में आ गया होगा। चलो मैं ऐसे बोल रहा हूं, आप दिमाग में कैलकुलेट करो। Mn6 प्लस जा रहा है Mn7 प्लस में। क्या बोला मैंने, Mn6 प्लस जा रहा है Mn7 प्लस में। तो Mn6 प्लस की कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट। Mn की कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी, सेवेंथ। Mn की कौन सी, सेवेंथ। क्यों, 6 प्लस जा रहा है 7 प्लस में, तो Mn की सेवेंथ, Mn प्लस की 6, Mn2 प्लस की 4, Mn3 प्लस की Mn2 प्लस की 5, Mn3 प्लस की फोर्थ, Mn4 प्लस की थर्ड, Mn5 प्लस की सेकेंड, Mn6 प्लस की फर्स्ट। समझ में आ गया होगा आपको। क्योंकि देखो ऐसे रिलेट करो, X का फर्स्ट, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो X का फर्स्ट हुआ, ये X का सेकेंड हुआ,
सेकेंड चूंकि एक प्लस है तो दूसरा निकलेगा, तो Mn6 प्लस में छठा थोड़ी निकलेगा, 6 निकल चुका तो सातवां निकलेगा, तो Mn6 प्लस का 7th। ठीक है, तो चलो फिर से एक बार ऐसे बोल रहा हूं, टीन 3 प्लस जा रहा है टीन 4 प्लस में, टीन 3 प्लस जा रहा है टीन 4 प्लस में, Sn3 प्लस जा रहा है Sn4 प्लस। तो मैं बोल रहा हूं कि Sn की कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी भी, तो 3 प्लस है तो 3 निकल चुका है, तो Sn की 4th भी। मैं बोलूंगा Sn प्लस की कौन सी भी, तो Sn की 4th, Sn प्लस की 3rd, Sn2 प्लस की 2nd, Sn3 प्लस की 1st। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, ये आपका सेकंड पेज है। मैं इस पेज में डेफिनेशन मैंने किया और सक्सेसिव रिमूवल के बारे में मैंने बात की, और मैं कुछ बता रहा हूं। तो चलो यहां पे मैं पहले ऐसे बोलूं, ठीक से देखो, IE1 किसी भी एलिमेंट का IE1 से ज्यादा हो गया, IE2 से ज्यादा हो गया, IE3 सो ऑन सो ऑन। लेकिन ये सारे न्यूट्रल एटम के बोले जाते हैं। आप बोलो ना बोलो, वो अंडरस्टूड है, न्यूट्रल एटम। ठीक है, और ये ऑलवेज, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा, ऑलवेज ट्रू। देख बेटा, हो सकता है कि बीच में कोई पर्टिकुलर आयनाइजेशन एनर्जी इनर्ट गैस हो जाए और आपको ऐसा कंफ्यूजन हो कि इनर्ट गैस हो गया सर, तो अब निकालना तो मुश्किल हो जाएगा और अगला वाला इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहे, तब भी ऐसा ज्यादा। जैसे एक एग्जांपल में नियॉन ही ले लो। नियॉन का जब आप 2p6 लिखते हो तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो आपको लगेगा कि चलो IE1 हमने निकाल लिया, जो भी लगा आयनाइजेशन एनर्जी, नियॉन प्लस बना। अब आपको हो सकता है ऐसा बेटा लगे कि ये 2p5 ये तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो हो सकता है कि आपको लगे कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये स्टेबल होने के कारण, हाईली स्टेबल है, तो हो सकता है कि आपको ऐसा क्या लगे कि IE1 ही ज्यादा है IE2 से। हमने क्या बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हर हाल में एलिमेंट कोई भी रहे, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। आपको समझ में आ गया होगा। वजह साफ है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में Z इफेक्टिव बहुत तेजी से बढ़ता है, तो वो स्टेबिलिटी फैक्टर पर डोमिनेट कर जाता है ऑलवेज, क्योंकि सीधे सीधे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो एक तो साइज बहुत तेजी से छोटा हो गया। आपने पढ़ा है कि 1.96 एंगस्ट्रॉम होता है, ऑलमोस्ट 2 एंगस्ट्रॉम, जबकि K प्लस 1.34 एंगस्ट्रॉम हमने पढ़ा है, आपको याद करवाया। तो जरा सोचे कि कितना ज्यादा साइज रिड्यूस होता है एक पॉजिटिव चार्ज आने से। ठीक है, तो देखें, तो आपका फर्स्ट से सेकंड हमेशा ज्यादा होगा, चाहे बीच में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, इनर्ट गैस है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दो, तो ये लिया हमने। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, नियॉन Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस। अगर इसमें मैं बोलूं तो बोलोगे कि सर इधर की ओर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, आप जरा सोचो। ये सबका सेम कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, सेम कॉन्फ़िगरेशन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रॉन वाइज सारे सेम एक जगह पर है, बट क्या है ना, धीरे 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 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो सक्सेसिव का केस हुआ। जैसे ये मैं बोलूं कौन सा आयनाइजेशन एनर्जी यहां डिफाइन होगा, तो बोलोगे कि सर IE3 डिफाइन होगा। नहीं जी, IE4 ना डिफाइन होगा रे। अगर तुम्हारे दिमाग में 3rd आया है तो गलत आया है गधों। 3 निकला हुआ है तो बेटा 3 निकला हुआ तो 3rd थोड़ी निकलेगा, अब चौथा निकलेगा। यहां पर क्या डिफाइन होगा, 3rd, यहां 2nd, एक निकला हुआ है तो दूसरा, एक भी नहीं निकला है तो यहां 1st। तो आप क्या देख रहे हो, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है।
तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा बड़ा होता है। ये हमारा पहला एप्लीकेशन था। इसको आप किसी भी फैक्टर पर ये भारी पड़ेगा। जब भी आप आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करेंगे तो सबसे पहला फैक्टर होगा कि अगर सक्सेसिव केस है तो आप उसको आगे कर ले। सेकंड एप्लीकेशन पे अपन आते हैं। एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन मैं ऐसे कर रहा हूं। इसका डेल्टा एच क्या होगा? पहला ऑप्शन मैंने दिया IE1, दूसरा ऑप्शन दिया हमने IE2, तीसरा ऑप्शन हमने दिया IE1 प्लस IE2 और चौथा ऑप्शन हमने दिया नन। सोचो जरा क्या होगा इसका डेल्टा एच क्या होगा? I1, I2, IE1 प्लस 2 और नन। सोच चुके होंगे आप। जी हां, कुछ लोगों को लगा होगा कि 2 प्लस है तो चलो सेकंड प्लस आया तो सेकंड। कुछ लोगों को, कुछ लोग वीडियो देख रहे हैं उनको शायद लगा हो नहीं पहले 1 तब 2, मतलब 1 प्लस 2 दोनों हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी नहीं है, सी। अगर आप बोलते हैं तो आप सी हैं, सी भी नहीं आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर डी। देख बेटा वहां सॉलिड लिखा हुआ, ध्यान दे। तो आप I1 प्लस 2 कब होता? जब वो गैस होता। वह सॉलिड लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका सही में डेल्टा एच? पहले सॉलिड को गैस में ले जाओगे तो लगने वाला आपका इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, फिर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फिर सेकंड। उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा। तो एप्लीकेशन ही काम देगा, जम के किया कीजिए एप्लीकेशन को। ठीक है, चलो फिर मैं एक एप्लीकेशन पे तौर पे ऐसे लिखता हूं। ठीक से देखो, Mn3 प्लस गेट्स कन्वर्टेड टू Mn4 प्लस। गैस, गैस दे दिया हमने। हमने बोला इसका डेल्टा एच क्या होगा? पहला ऑप्शन हमने दिया सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mn प्लस, दूसरा ऑप्शन हमने दिया थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mn प्लस, हमने दिया फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mn, हमने दिया सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mn2 प्लस। आराम से प्रोडक्ट को देखो, तुरंत बन जाएगा। 4 पर आना है तो फर्स्ट के लिए फोर्थ, मतलब न्यूट्रल के लिए, न्यूट्रल एटम के लिए फोर्थ, 1 प्लस के लिए थर्ड, गैप गैप, 2 प्लस के लिए सेकेंड, 3 प्लस के लिए फर्स्ट। समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं बोलूं 1 प्लस तो 4, यहां 1 है तो कितना हो गया रे? थर्ड। गलत है ये। अगर मैं बोलूं 1 प्लस थर्ड, सही है ये। अगर मैं बोलूं न्यूट्रल, 0 है, कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल, न्यूट्रल के लिए फोर्थ, सही है। ये देखो 2 प्लस, 4 प्लस लाने अपने को तो सेकेंड। अब उम्मीद है आपकी ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो पहला एप्लीकेशन हमने किया है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का केस, उसको हमने डिस्कस किया। और उसके बाद सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का केस हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आप अगले एप्लीकेशन में डिस्कस करेंगे एटम्स, एटॉमिक स्टेट वर्सेस मॉलिक्यूलर स्टेट के आयोनाइजेशन एनर्जी पर। आप स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो मैंने बोला था, पेज नंबर 4 था ये आपका। आयोनाइजेशन एनर्जी में बार बार बोल रहा हूं, आप जेड भी लिख सकते हैं, ज्यादातर जेड ही चलता है। आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक वर्सेस मॉलिक्यूलर स्टेट। अगर आपके दिमाग में वो चीजें चल रही होंगी, अच्छे स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशन मैं कर रहा हूं, तो यूजुअली ध्यान से चीजों को देखोगे, यूजुअली मॉलिक्यूलर स्टेट
possesses higher ionization energy relatively than that of atomic state। क्या बोला हमने कि मॉलिक्यूलर स्टेट से आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक स्टेट की से आयोनाइजेशन एनर्जी मॉलिक्यूलर स्टेट की ज्यादा होती है यूजुअली। इनऑर्गेनिक में ये जनरली और यूजुअली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में एक ही रूल है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई रूल है ही नहीं, तो एक्सपेरिमेंटल है। तो अगर 100% एक्सपेरिमेंटल है तो ऐसे में अगर आप कोई रूल बनाते हैं तो थोड़ा रिस्की तो है। तो यूजुअली तो मॉलिक्यूलर ज्यादा होते हैं। अब इसके रीजंस, दो इंपॉर्टेंट रीजन, दो बड़े रीजन। पहला रीजन जो बहुत आसान है, जो हमने बार बार बोला कि मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पॉलीसेंट्रिक जोन में होते हैं, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस के कैप्चर में होते हैं। आप Cl2 लिखोगे तो Cl2 का इलेक्ट्रॉन का दो न्यूक्लियस के बीच में कैप्चर में होगा। H2 लिखोगे तो दो H के न्यूक्लियस के बीच में। H एटम लिखोगे तो एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होगा। हालांकि Cl2 मैंने चलो ठीक एग्जांपल ले लिया, लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पॉलीसेंट्रिक जोन में होते हैं। तो एक रीजन तो बेटा स्पष्ट रीजन ये है कि ज्यादा न्यूक्लियस के चंगुल से छुड़ाना है, आपको आजाद करवानी है इलेक्ट्रॉन को, तो यू नीडेड मोर एनर्जी। सेकंड, सभी नहीं समझ पाएंगे बट फैक्ट है, कुछ लोग समझ भी जाए जिन लोगों ने सिंसियरली पीछे के क्लासेस किए होंगे। जैसे एटम के इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल में होते हैं और सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को आप निकालते हैं, तो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होते हैं, और वहां भी आप सबसे हाई एनर्जी वाले को निकालते हैं। तो वो जो हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल है जहां से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, अगर वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो निकालना आसान होगा। अगर वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो निकालना मुश्किल हो जाए, निकालना आसान होगा, और अगर वो बॉन्डिंग है तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो यूजुअली मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट वाले, वो बॉन्डिंग में होते हैं, इसीलिए उसको एटम के रिस्पेक्ट में निकालना मुश्किल होता है। चलो मैं यहां पे लिख रहा हूं, कोशिश करता हूं कि समझ में आए, अदरवाइज अगर नहीं भी आया समझ में तो आप सिर्फ एक फैक्ट को लेकर के चलोगे कि पॉलीसेंट्रिक जोन में काम निकल जाएगा फिलहाल आपका, फिर आगे सीखेंगे आप। एज पहला पॉइंट हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिमेन इन पॉलीसेंट्रिक जोन्स इन मॉलिक्यूल्स। और दूसरा पॉइंट बेटा हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन टू बी रिमूव्ड बिलोंग फ्रॉम लो एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यूजुअली। इस बात को थोड़ा सा मैं आपको और समझा देता हूं, अच्छे से देखो। एक्चुअली जब आपका कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है, मान लो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, अच्छे से देखोगे, ये आपका एनर्जी प्रोफाइल हमने खींचा, बढ़िया से देखोगे तो मान लो कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल है 2s किसी एलिमेंट का, तो सामने मॉलिक्यूल बनाने के लिए एक और एटम का 2s आएगा जी, जाहिर सी बात है। मान लो लिथियम, तो लिथियम का आप लिखते हो 1s2 के बाद 2s1 है, फिर लिथियम का 2s1 है। तो ये जब कंबाइन होगा बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो दो ऑर्बिटल बनाएगा, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, एक लो एनर्जी का और एक हाई एनर्जी का। ये हुआ आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हमने पढ़ाया भी है हालांकि आपको पीछे थोड़ा सा, और डिटेल में आगे आएगा। और ये हुआ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी एनर्जी क्या होती है, हाई, किससे, एटॉमिक से, और इसकी एनर्जी क्या होती है, लो, किससे, एटॉमिक से, क्योंकि एटॉमिक बीच में है। तो बहुत सिंपल, अगर मैं बोलूं 1s और 4s में, मैं बोलूं 1s और 4s में किसको निकालना आसान है, कहां कम एनर्जी लगेगी, तो बोलोगे सर 4s से।
क्योंकि 4s एक्चुअली हाई एनर्जी पर है, तो 4s से निकालना आसान है, 1s से निकालना डिफिकल्ट है। 1s लो एनर्जी पर है, लो एनर्जी वाला ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है रे, हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल कम स्टेबल है। तो जो हाई एनर्जी वाले हैं उसको निकालना आसान है, वहां एनर्जी कम लगती है। जो लो एनर्जी वाली है उसको निकालना मुश्किल है, क्योंकि वो स्टेबल ऑर्बिटल है। ठीक है, तो अगर एटॉमिक ऑर्बिटल से निकालना हो, एटम से, तो यहां निकालोगे लिथियम के लिए 2s1 बट ये दोनों कंबाइन होके ये 2 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में यहां पर आ गया। तो अगर किसी, यूजुअली हमने बोला कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में ही होता, यही हमने लिखा, इलेक्ट्रॉन्स टू बी रिमूव्ड बिलोंग फ्रॉम लो एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। बेटा यूजुअली, रेयर ही कभी होता है कि मॉलिक्यूल का कोई इलेक्ट्रॉन निकालते हो वो बॉन्डिंग से ना होकर के एंटी बॉन्डिंग होता है। तो अगर किसी का एंटी बॉन्डिंग का लास्ट इलेक्ट्रॉन हो गया जिसको आप निकाल रहे हो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, तो उसका हाई एनर्जी है, तो लो आयनाइजेशन एनर्जी दोस्त। लेकिन अगर यूजुअली जो हमने बोला कि किसी मॉलिक्यूल की बात होती है, उसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल है, तो इसका हाई आयनाइजेशन एनर्जी दोस्त। आपको समझ में आ रहा होगा? ठीक है, तो यूजुअली सारे मॉलिक्यूल का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्डिंग ही होता है। जैसे आप देखो, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन टू बी रिमूव्ड इन मॉलिक्यूल्स, ध्यान से देखो, मान लो अगर आपने H2 लिखा तो मैंने बोला बॉन्डिंग। कैसे लिखते हो कॉन्फ़िगरेशन, क्या लिखोगे, सिग्मा 1s2, देख रहे हो बॉन्डिंग होता है। अगर मैंने बोला, ध्यान से देखो, कुछ और ले लो, Li2, कहां से निकालोगे, बॉन्डिंग। कैसे, सिग्मा 1s2, 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, और सिग्मा स्टार 1s2, यही एंटी बॉन्डिंग है, यही एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग हमने ऑर्डर करवाया था। सिग्मा 2s2, देखो ये बॉन्डिंग में, लास्ट इलेक्ट्रॉन आकर के बॉन्डिंग में खत्म हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन। तो आपका इस तरह से चलेगा। बट अगर आप F2 लिखते हो, अगर आप O2 लिखते हो, अगर आप Cl2 लिखते हो, Br2 लिखते हो, I2 लिखते हो, हैलोजन सारे, तो इन सब का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एंटी बॉन्डिंग होता है। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे होता है बेटा, एंटी बॉन्डिंग में। इसीलिए इन सब का, हैलोजन्स और O2 की बात कर रहा हूं, यूजुअली आपके सिलेबस की बात करूंगा, इन सब का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालना आसान होगा क्योंकि वो एंटी बॉन्डिंग में होगा। तो हमने बोला कि एटॉमिक स्टेट से मॉलिक्यूलर स्टेट की एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि 2 कारण है। एक, मॉलिक्यूलर स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉलीसेंट्रिक जोन में होते हैं, और दूसरा हमने बोला कि मॉलिक्यूलर स्टेट का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो यूजुअली कहां पर होता है, उस ऑर्बिटल में होता है जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल है। रेयरली कभी कभी एंटी बॉन्डिंग में हो, और अगर किसी का एंटी बॉन्डिंग में है लास्ट इलेक्ट्रॉन तो उसको निकालना आसान हो जाएगा। जैसे मॉलिक्यूल्स हैलोजन और O2 का हमने कई बार किया भी है। आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो KK LL सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1 करते हो। तो लास्ट में आपने क्या किया, पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2p1, स्टार वाली एंटी बॉन्डिंग होती है। इसका मतलब O2 की जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में है, उसमें जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको एंटी बॉन्डिंग बोलते हो, वहां से निकालना आसान हो जाएगा, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी O एटम से कम। तो मैं अगले पेज में इसका एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप जल्दी से इस पेज को कैप्चर करें। तो इस तरीके से अब यहां पे एग्जाम्पल लिखना बनता है अपना। सो आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन से ज्यादा H2 का, चलो गैस क्या लिखो अब समझ में आ ही रहा, H से ज्यादा H2, N से ज्यादा N2, C से ज्यादा C2, Li से ज्यादा Li2। अब आप समझ पा रहे होंगे, इस तरह से आपका चलेगा। बोरॉन से ज्यादा B2, बट हमने क्या बोला, हैलोजन के X का ज्यादा होता है, किससे, हैलोजन के X2 से। क्यों, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां से होता है, इलेक्ट्रॉन गेट्स रिमूव्ड फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग से। आपको समझ में आ गया होगा।
एंड, और किसका, ऑक्सीजन O का भी ज्यादा हो जाता है बेटा, किससे, ऑक्सीजन O2 से, क्योंकि यहां भी वही कहानी, कौन सी कहानी, कि इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, एंटी बॉन्डिंग से, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है आपका, पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2py1, समझ में आ गया होगा। तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, ठीक है। तो चलो, हमने एटॉमिक स्टेट वर्सेस मॉलिक्यूलर स्टेट आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने डिस्कस किया। बाकी इससे ज्यादा अभी फिलहाल इसमें तो नहीं करना है, सिलेबस से फिर बाहर भी चले जाओगे, सिलेबस के दायरे में रह करके काम करो। ये जो ऑक्सीजन एटम है ना बेटा, ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी आपको याद है, मैं डिस्कस कर रहा हूं, आपको याद है हाइड्रोजन एटम मैंने बोला था, इसमें आप बोर्स थ्योरी लगाते हो, ध्यान से देखो, आप हाइड्रोजन एटम में क्या लगाते हो, बोर्स थ्योरी। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम या वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो आपका जो ये इलेक्ट्रॉन होता है जिसको आप निकालते हो, ये एटॉमिक नंबर Z है, तो आप इसकी एनर्जी क्या बोलते हो, याद करो, हमने पढ़ाया था -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। नेगेटिव साइन दिखाता है इस बात को कि इतने एनर्जी से वो बंधा हुआ है। तो अगर आप हाइड्रोजन एटम के लिए ये चीज ले लेंगे, H एटम, हाइड्रोजन एटम, तो बोलो कितनी एनर्जी से बंधा हुआ है, तो Z का मान 1, और ये पहला ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो 1 1, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बंधा है, उतनी एनर्जी दोगे तो आजाद हो जाएगा। अगर आप -13.6 से बंधा हुआ है तो 13.6 दोगे तो उसके सरफेस से जस्ट फ्री हो जाएगा। बोलते हैं ना कि आप दुकानदार को क्लोजअप टूथपेस्ट लेते हो, तो क्लोजअप टूथपेस्ट का बेटा अगर कॉस्ट है, मान लो 20 रुपए का वो टूथपेस्ट है, तो आप 20 रुपए देते हो तो जस्ट वो आजाद हो जाता है, मतलब वहां से फ्री हो गया, भले उसके काउंटर पर रखा हुआ, बट अब उसका उस पर हक नहीं है। चीजों को समझो। तो एटम में जितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बंधा है, उतनी एनर्जी आपने दिया तो उतने से वो फ्री हो गया, और अगर आपने एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया, तो जितना वो लेगा आजाद होने के लिए, फ्री होने के लिए उसने ले लिया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसकी बची 2.4 3.4 जो कुछ भी बची, वो एनर्जी को वो क्या करेगा, लेकर के उड़ जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा, ½ mv²। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर मैं हाइड्रोजन एटम में 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी डाल दूं तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या हो जाएगा, तो कैसे निकलेगा, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -13.6 आप करोगे तो आ गया 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी आपने एक्स्ट्रा दी है, यही कन्वर्ट कर गया किस में, काइनेटिक एनर्जी में। ½ mv² के बराबर कर दोगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको वेलोसिटी निकल जाएगी। समझ में आ रही होंगी चीजें। तो अगर मैं इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बोलूं तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं हाइड्रोजन न लेकर के हीलियम प्लस एटम ले लूं, आयन, तो जरा देखो, ध्यान से देखना बेटा, तो हीलियम प्लस अगर हमने लिया तो एनर्जी हो जाएगी कितनी, -13.6। Z का मान अरे 2 ना, तो 4 डिवाइडेड बाय फर्स्ट ऑर्बिट, तो -15.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, उतनी ही देनी पड़ेगी, +15.4। प्लस नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अच्छा चल, अगर मैं बोलूं हीलियम प्लस आयन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, देख 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 एप्लीकेशन को अच्छे से, इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो हीलियम प्लस का वो इलेक्ट्रॉन बेटा कहां चला गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। अब n = 2 पर ना चला गया, क्योंकि ग्राउंड ये है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहली बार जंप करेगा तो वो यहां पे आएगा। तो अब इसके लिए एनर्जी कितनी हो जाएगी, -13.6 Z²। Z का मान हीलियम के लिए 2, तो 2² और n² 4, वापस से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, इनमें से किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर है। तो हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी आपको याद रखना कितना, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऑक्सीजन का भी इत्तेफाक से इतना ही आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, कितना बेटा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक संयोग है कि ऑक्सीजन एटम का भी इतना, उसमें फॉर्मूला नहीं लगा है, क्योंकि फॉर्मूला तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे लगता है, बट इत्तेफाक से इसका भी यही होगा। एंड
आपको हमने बोला कि O ज्यादा होता है O2 से, और O2 की आयोनाइजेशन एनर्जी याद करो जेनॉन के कंपैरेबल था, हमने आपको पीछे पढ़ाया है ये। O2 की आयोनाइजेशन एनर्जी जेनॉन के कंपैरेबल था, तभी तो पहला इनर्ट और नोबल गैस का जो कंपाउंड लैब में बना था दैट वाज EgPtF6, O2PtF6 पर जेनॉन गैस डाल करके वो तैयार किया गया था। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले। आज हम लोगों ने इस लेक्चर में, आयोनाइजेशन एनर्जी की इंट्रोडक्शन लेक्चर में, हम लोगों ने दो एप्लीकेशन किया है बेसिक रूप से। एक एप्लीकेशन किया है किस चीज का, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, और सेकंड एप्लीकेशन हमने क्या किया है, एटॉमिक वर्सेज मॉलिक्यूलर स्टेट की आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एप्लीकेशंस अपना बहुत इंटरेस्टिंग था। अगले लेक्चर में हम लोग लेकर के आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बाकी एप्लीकेशंस। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच।